नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है मैथ पॉकेट स्टडी। आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये दावा करता हूँ कि आशा देता हूँ कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर इससे भी बहुत बड़ी बड़ी अच्छी वीडियो, मैथ की अच्छी वीडियो देखने मिल सकती है। और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जब भी नई वीडियो डालूंगा तब उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे जल्द से जल्द सबसे पहले आ जाएंगी। तो आज मैं 11th का जो मैथमेटिक्स का पार्ट 2 का जो सबसे पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए 11th का मैथमेटिक्स का पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आज तक हमने 10वीं में जितनी भी नंबर्स की स्टडी की है, जैसे कि हमने नेचुरल नंबर्स देखी है, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स, उसके बाद रियल नंबर्स देखे, और ऐसे इस तरह से और भी बहुत सारे नंबर्स है, उसके बारे में हमने 10वीं तक पढ़ा है। लेकिन 10वीं के आगे क्या है, 10वीं के आगे 11th में कैसे नंबर्स है, तो उसके बारे में हमें आज इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो उसके आज की वीडियो कौन सी होगी, फिर आज उसके बाद के नेक्स्ट नंबर्स कौन से होंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये किस तरह से, इन्हें कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस नंबर्स को फाइंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो भी छोटी छोटी बातें, उस छोटी छोटी सभी बातों को मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, ज़रा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपका नॉलेज फिर से कम हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। चीज़ यानी एक मतलब, देखिए आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या है आई, इसे हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। ये ग्रीक लेटर है। क्या है ये, ग्रीक लेटर। ये इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, थोड़ी देर रुकिए। ये किसे कहते हैं, ग्रीक लेटर। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है √(-1). ये भी वैल्यू किसने निकाली, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये वैल्यू जो √(-1) है, ये वैल्यू किसने निकाली और क्यों निकाली, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ एंड तक देखिएगा वीडियो, बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए, अब अगर मेरे पास ये इक्वेशन है x² + 1 = 0, और दूसरा इक्वेशन है x² - 1 = 0। ये दो इक्वेशंस है मेरे पास। अगर मैं इस इक्वेशंस को सॉल्व करूँ, इसकी अगर वैल्यू निकालूँ, ये क्या हो जाएगी, x² = +1, इधर का माइनस जाएगी उधर प्लस हो जाएगा। और इधर क्या आएगा, x², अगर मुझे स्क्वायर रूट उधर भेज देना है तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर भेजना है, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। और ये आंसर क्या आ जाएगा, +or-1 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन यही ट्रिक यही बात अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई की, x² = -1, ये वाला इधर भेज दिया, तो x = +or-√(-1). तो ऐसे समय पे ये तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x = +or-1, ये तो आ जाएगा। लेकिन इसके बारे में क्या, ये जो -1 है रूट में आया है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, इसी समस्या को हल करने के लिए हमारे मैथमेटिशियन ने आई को इंट्रोड्यूस किया है। किसे इंट्रोड्यूस किया है, आई को, जिसे हम आयोटा कहते हैं। ये इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने आई को इंट्रोड्यूस किया है। तो देखते हैं और भी बहुत सारे इक्वेशंस, देखिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो आई है, जो √(-1), ये वैल्यू किसने बताई, उन मैथमेटिशियन का नाम था
लियोनार्ड वूलर, लियोनार्ड वूलर, उनका नाम था लियोनार्ड वूलर। उनकी जन्म शताब्दी थी 1707 से लेकर 1783 तक, यहाँ तक उनकी जन्म शताब्दी थी। ये उनकी जन्म शताब्दी। इन्होंने हमने सबसे पहले आई से इंट्रोड्यूस किया, जिसे देखिए आई के रूप में कहा जाता है, जो एक ग्रीक लेटर है। और इनकी कंट्री जो है स्विस है, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं। उन्होंने हमें ये बताया है, लियोनार्ड वूलर बहुत फेमस मैथमेटिशियन है मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में। आप अगर इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो गूगल सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको उनकी पूरी जानकारी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले इसके बाद देखिए कोई भी हम ये जो आई है, आई इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू, इसे आई का ये स्क्वायर रूट उधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होएगा -1। जहाँ अगर हमें आई स्क्वायर दिखेगा तो हम उसकी जगह पे -1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम इसे आई को कुछ भी कितनी भी नंबर से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। और इन्हें जो इस फॉर्म में आंसर, इस फॉर्म में जो आई के रूप में जो कोई भी अगर नंबर आ जाए तो उस नंबर को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे कि 3i अगर मैंने इस तरह से लिख दिया तो हम इसे क्या मान लेंगे, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये क्या हो जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर, जो आई के रूप में आ जाएगा। और अगर ऐसा आ जाए हमारे पास, अगर -3, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये भी फिर कौन सा नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी कैसे हो जाएगा, अगर हम इसे ऐसा लिखेंगे 3 इंटू -1, तो √(-1) की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 ऐसा का ऐसा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आई। ये कौन सा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर। अगर स्क्वायर रूट में अगर माइनस कोई भी अगर वैल्यू हो तो हम उसे इमेजिनरी वैल्यू की इमेजिनरी नंबर्स ऐसा कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अब कहाँ से कैसे आई इसके बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा। देखिए अगर हमारे पास ये इक्वेशन है x² + x + 1, बहुत फेमस इक्वेशन है, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10वीं तक हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया है। जिसे हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो फार्मूला मेथड के हिसाब से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। x इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा -b यानी क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे -1 प्लस और माइनस √b² यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू AC 4AC डिवाइड बाय 2 इंटू ए। अगर किसी को फार्मूला पता नहीं तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दूंगा -b प्लस और माइनस √b² -4AC डिवाइड बाय 2a। यह हमारा फार्मूला है, जो हम फार्मूला मेथड से x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे मैंने उनकी वैल्यू पुट की है, जैसे ये फॉर्म में है x² + bx + 1 इक्वल्स टू 0। ये a हुआ 1 हमारा, ये b हुआ 1। ये बताने की जरूरत है, 10वीं तक हमने सब पढ़ा लिया, फिर भी मैं आपको एक रिवाइज होने के हिसाब से बता दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 1, और ये हो गया 1 - 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से वही मुसीबत 1 2, यह क्या हो जाएगा √-3। तो इससे हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस ये हो जाएगा 3 का रूट तो निकल जाएगा ना 3, और ये क्या हो जाएगा √-1 बचेगा यहाँ पे √-1। तो -1 को हमने क्या डिसाइड किया है, आई, तो हमने उसकी जगह पे वो लिख लिया, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2।
एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। हम 10वीं तक यहाँ तक ही सॉल्व कर देते और छोड़ देते, यह आ गया हमारा लास्ट आंसर तक। लेकिन हमें उसके आगे भी सॉल्व करना आता है, उसके लिए हमें 11th के बारे में, इस इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जानना होगा। अब देखिए उसके बाद अगर हम इसे डिवाइड करें, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, तो एक्स इक्वल्स टू -1/2 प्लस और माइनस √3/2 और ये आई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, रियल नंबर है, आप सबको पता है रियल नंबर। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में बताया था, ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, बराबर। तो इस नंबर में एक्स की वैल्यू में, ये अगर वैल्यू है ना, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू सॉल्व करते, प्लस और माइनस में दो वैल्यू आ गई, ये प्लस एक लिया तो अलग आएगी, माइनस लिया तो अलग वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू में रियल नंबर भी आ गया और इमेजिनरी नंबर भी आ गया, तो ये दोनों कॉम्प्लिकेबल हो गए ना, कॉम्प्लिकेबल हो गए दोनों के नंबर्स। अगर ये हमने अगर देखे दोनों मिला क्या है, रियल नंबर भी इसके साथ ही आए और इमेजिनरी नंबर भी साथ में आए, इसलिए ये क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया पूरी तरह से। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ध्यान में रखिए दोस्तों, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ये जो पार्ट है ये हमारा रियल पार्ट है और ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा। अगर इससे भी अगर हम आगे जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है a + IB, तो इस इक्वेशन में अब ये जो इससे पहले वाला जो हमारा जो इक्वेशन था उसमें ये इसी फॉर्म में आया था ना, a यानी वो जो -1/2 वाला और b मतलब वो √3/2 वाला है ना, यही तो फॉर्म था। तो मैंने उसे इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो हमारा a वाला जो पार्ट है, ये a वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रियल पार्ट, रियल पार्ट या फिर रियल नंबर्स। और ये जो बी वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और इसे डिनोटेड किससे करते हैं, आर ऑफ। अगर हमने इसे जेड से डिनोट किया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हमने जेड से डिनोट किया होगा, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, आर ऑफ जेड। और इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, आई ऑफ जेड। और इसे और भी एक दूसरी तरह से डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ आर ई ऑफ जेड। और इसे करते हैं आई एम ऑफ जेड। अगर आर ई लिखा तो भी रियल है, आर लिखा तो भी रियल है, आई लिखा तो भी इमेजिनरी है, आई एम लिखा तो भी इमेजिनरी, दोनों भी सब एक ही, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होती है अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a + IB, a + IB such that a, b belongs to R, such that a, b belongs to R, where I equals to √(-1) is called as a imaginary numbers। इस तरह के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ए कॉमा बी, ये जो ए कॉमा बी है ये रियल नंबर से आते हैं। कहाँ से आते हैं, रियल नंबर्स। अगर ये बी आई के फॉर्म में हो, आई के साथ मिला हो, या देखिए यहाँ पे आई के साथ मिला है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। दोनों मिले हुए हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इतनी सिंपल सी कंसेप्ट है, कुछ भी इतनी उसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और भी मैं आपको डीप में बताना चाहूँगा, एक बार देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइड, इमेजिनरी पार्ट, आप जो अब तक मैंने जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर दूंगा आपको मैं। इमेजिनरी पार्ट
और दूसरा रियल, सॉरी रियल नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था इमेजिनरी कैसे क्या क्या होता है, तो इमेजिनरी नंबर की ये जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ आई बी, इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ आई बी सच दैट बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड एज अ इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की तो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी। कोई भी नंबर अगर आई बी के फॉर्म में हो तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, सॉरी इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। ऐसा एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो जिस तरह से देखिए 3i अगर ऐसे लिया तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर्स। अगर मैंने ऐसे लिख दिया -√3, ये भी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर्स। किस तरह से आपको तो पता ही है, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं √3i, ठीक है नहीं। ये इस तरह की जो फॉर्म में आ जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सेम इसी तरह से, कोई भी अगर इक्वेशन सॉरी नंबर a+ib के फॉर्म में हो तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिसमें यहाँ पे देखिए ये जो आई ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेंगे, अगर z = 3 + 2i, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और z = और भी लेना चाहे तो 4 - 3i, ये भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें इसी तरह से इन्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब इनकी मैं प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, अगर जेड हमारा, अगर मैं मानो एक z = a+ib, या हमारा अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, देखिए इफ़ a = 0 अगर हो जाएगा, इफ़ a = 0 हो जाएगा तो z इज प्योरली क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो प्योरली कौन सा नंबर बच जाएगा फिर यहाँ पे, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये 0 हो गया तो पूरी प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और दूसरा है इफ़, यहाँ पे a 0 था, अब यहाँ पे b 0 कर लेने का, b = 0, देन z इज क्या हो जाएगा, प्योरली, यहाँ पे इमेजिनरी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल, प्योरली रियल नंबर। अब दोनों भी 0 हो जाएंगे, इफ a 0 और b भी 0, देन z इज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा आ जाएगा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों भी अगर 0 हो जाएंगे तो ये हो जाता है। और c की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर की c, इसके बाद इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है, देखिए c = a+ib और a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू r एंड i = √(-1). ये हमें सेट के फॉर्म में लिखा जाता है, सेट्स के फॉर्म में, जैसे जो सबको पता है सेट्स क्या है, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी, अगर z = a+ib, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, 3 + 2i, अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसे ऐड करके 5i इस तरह से नहीं लिख सकते, इसे हम इस तरह से नहीं लिख सकते 5i, इस तरह से हम दोनों के एडिशन नहीं कर सकते। ये रियल पार्ट अलग है और ये इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा, दोनों को ऐड नहीं करना है कभी भी, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। और आज और इसके बाद की जो वीडियो होगा, इसके बाद का वीडियो जो होगा वो हमारा होगा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताऊंगा मैं, जिसमें आपको मैं उसमें बताऊंगा किस तरह से हम एडिशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे, डिवीजन किस तरह से करेंगे, सब्सट्रैक्शन जो भी होगा उसके बारे में मैं आपको अगली जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी, बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो चैप्टर है बहुत ही इजीली आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। तो आपको अगर वीडियो अच्छी तरह से अच्छी लगी होगी, यहाँ तक अगर आपने देखी होगी तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आपकी लाइक की वजह से हमारा हौसला और भी ऊंचे आसमान पर उड़ता है
और हम इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। प्लीज़ डू द लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for latest new update videos. Bye bye.